हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और अभी हम लोग जैसे ऑलरेडी हम लोग देखो वेक्टर एनालिसिस ही एक्चुअली पढ़ना है मुझे, तो उसमें तुम देखो 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत बेसिक बातें बता चुका हूँ और उसमें हमने एडिशन को बताया था, एडिशन बताया था, सब्सट्रैक्शन बताया था। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें, बाकी तो पंचायत तो बहुत होती है, समझ रहे हो, तो ज़्यादा पंचायत हो जाती है कम रहो, सीधा स्ट्रेट फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। तो जो काम की बात थी वो थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेक्टर वेक्टर देख लेना, यूनिट वेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और पैरेललोग्राम ला जो मैंने बताया था ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ला है। तो पैरेललोग्राम ला आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, कि वेक्टर का रिजल्टेंट या कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे चलें तो देखो यहाँ पे तुम्हें 2-3 बातें और पढ़ना होगा। देखो सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये पढ़ना है, फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब जैसे मेरी बात समझो, मान लो कि तुम्हें 2 वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो, क्योंकि हर जगह 2 वेक्टर के बीच में एंगल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो क्या करोगे, जैसे मेरी बात समझो, मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये समथिंग एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बेस बना करके, और ये कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ है और यह एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, 60 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। देखो इसका तरीका क्या होता है, एंगल निकालने के लिए जिन 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, सबसे पहले क्या करते हैं कि उन दोनों के टेल को एक जगह से बनाते हैं। फिर समझो क्या करते हैं, उन दोनों के टेल को एक जगह से बनाते हैं। जरा मेरी बात समझना, क्या करेंगे, देखो इस वेक्टर का टेल यहाँ है और इस वेक्टर का टेल यहाँ है। जैसे एडिशन से उल्टा, एडिशन में एक मेथड बताया था मैंने, हेड टेल मेथड है ना, हेड से टेल से हेड, टेल से हेड, ऐसे जोड़ दो। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों ही वेक्टर के टेल को आप एक पोजीशन से बना लो। ये वेक्टर ए हो गया और ये कौन सा है, वेक्टर बी। तो इस वेक्टर बी के टेल को आप यहाँ से क्या करो, आप बना लो। अब देखो ए और बी दोनों के जो टेल पोजीशन है वो कहां से हो गए, एक पॉइंट से हो गए। अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो तुम्हारा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमेशा, और एक बात याद रखना, एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो 2 बातें बताया मैंने, पहली बात दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह से बना लो। दूसरी बात मैंने ये बताया कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जब आप मेजर करोगे तो यहां से आंसर कितना आएगा, इस कंडीशन में वेक्टर और ए और बी के बीच के एंगल का, तो वो होगा तुम्हारे पास 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। देखो अगर मान लो ये तुम्हारे पास वेक्टर ए हो गया और वर्टिकल लाइन के साथ ये मान लो तुम्हारे पास कोई दूसरा वेक्टर बी है और ये एंगल तुमको दे दिया 60 डिग्री। जरा समझो, अब अगर कहा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालो, देखो अब क्या करोगे, एक काम करो, वेक्टर ए जैसे है वैसे के वैसे बना लो। क्योंकि एंगल मेजर करने के लिए जरूरी क्या है, आप टेल से टेल को मिलाओगे। अब जो वेक्टर बी का जो टेल है ना, उसको ए के टेल से आप मिला लो, तो क्या होगा जरा समझो, वेक्टर ए बना लिए हो, बी के टेल को आप यहां से मिला लो। तो एक बात समझो, यह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना आएगा तुम्हारा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल 60 डिग्री, और इस कंडीशन में भी देखोगे तो ए और बी के बीच का एंगल अगेन कितना आएगा, तो 30 डिग्री आ गया। क्यों 30 डिग्री आया, क्योंकि आपने दोनों के टेल को एक जगह से मिला दिया। अब हमको एंगल का जो मेजरमेंट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आप यहाँ से मेजर कर लो। हालांकि सही बात तो ये है, अब यहाँ पे देखो एक चीज में समझो, अगर कोई कहे कि एंगल बिटवीन बी एंड ए, तब तो कहोगे 30, लेकिन अगर कोई कहे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब तुम्हें कायदे से ये एंगल मेजर करना पड़ेगा 330। लेकिन चलो उतने कोर लेवल पे मत जाओ, तुम्हारा जो काम है वो इसी से चल जाएगा कि बस इस केस में कोई एंगल पूछे तो बता देना कितना है, 30 डिग्री, समझ गए। तो एक बात तुमको समझ में आ गई होगी। जरा 1-2 केस और देखो।
जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हें एक तीसरा केस दिया हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ, कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्या करोगे, दोनों के टेल को एक जगह से मिलाओ, फिर उनके बीच का एंगल मेजर करो, ठीक है। हालांकि उसमें भी अच्छे लेवल पर जाके होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है। देखो उतना नहीं हमको जानना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बस तुमको सिंपल वे में हम चाह रहे हैं आप एक सिंपल वे में फिजिक्स पढ़ो। बहुत नियम कानून वाला फिजिक्स नहीं होता है ना, फिजिक्स सब कुछ समझना है, ठीक है। तो उसलिए मैं बता रहा हूं कि बस जैसे करो वैसे करो, तुम्हारे एक बस फॉलो करो, आप देखो क्वेश्चन कैसे लगते हैं तुमसे, ठीक है। चलो तीसरे नंबर पे मान लो अगर इस तरह से है, और मान लो ये हो गया वेक्टर ए, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और मान लो ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया, और ए भी कितने का हो गया 30 डिग्री का, मान लो ऐसे। एंगल किसके बीच में निकालना, ए और बी। देखो रूल क्या है, आप ए और बी के दोनों का टेल, देखो ए का टेल यहाँ है और बी का टेल यहाँ है, तो दोनों के टेल को आप एक जगह से पहले बढ़ा लो, ए का टेल हो गया और एक इसका टेल हो गया, बी का टेल हो गया। अब जरा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये एंगल कितना है 30 और यह एंगल भी कितना है 30, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ गए। तो पहले टेल से टेल मिलाओ और फिर उनके बीच का एंगल क्या करो तुम लोग मेजर करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अगर ये केस हो गया, ये मान लो तुम्हारा वेक्टर ए है और यह एंगल 60 डिग्री हो गया, यह वेक्टर बी हो गया और ये एंगल फिर से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब आपको फिर से क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। एक काम करो, दोनों के टेल को एक जगह से मिला लो, ए वेक्टर ए हो गया और ए वेक्टर बी हो गया, तो इसका टेल और इसका टेल दोनों को एक जगह से आपने मिला लिया। अब आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी यहाँ से, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ऐसे इधर आ जाओ, जब इधर जाओगे तो ये भी एंगल कितना होगा 60, यही तो है ना। लेकिन हमको एंगल किसके बीच में मेजर करना है, ए और बी के बीच में, तो ए 60 ए 30, तो ओवरऑल एंगल का आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, तो ये होता है, ये जो है फिर से आ गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बस आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि जिन दो वेक्टर के बीच का तुमको एंगल निकालना है, उन दोनों के टेल को एक जगह से बना लो और फिर बीच का एंगल क्या करो मेजर कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर इसके आगे देखा जाए, देखो तुम्हें क्या करना होगा, देखो इसके बाद क्या होता है जरा समझो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। हाँ अब जो है वो चीज जरा समझना। अगला पढ़ना है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग वेक्टर, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होगा, किसी वेक्टर को ध्यान से समझो, जैसे एडिशन पढ़े हो ना, एडिशन में क्या करना होता था, रिजल्टेंट निकालना, ऐड करने में क्या करना था, दो वेक्टर को आप यूज करते थे और दो वेक्टर का यूज करके आप उन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे, और आप ये निकालते थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा। आप यही तो करते थे, मतलब आप ऐड करते थे सीधा शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, कोई वेक्टर गिवन है और आपको क्या करना है, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। जैसे मेरी बात समझो, मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो आपको यहां से दिख गया कि यह जो है कोई एक वेक्टर ए हो गया। अब जरा दूसरी चीज समझो, अब मान लो अगर इसको तुम्हें रिजॉल्व करना है तो क्या करोगे, ये एंगल लेटर सपोज कि यह एंगल कितना है थीटा है, ए वेक्टर ए है और यह एंगल कितना है थीटा हो गया। अब जरा एक बात समझो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। देखिए अच्छा, दोनों कंपोनेंट जो तुम्हें पढ़ना है, देखिए तोड़ तो तुम किन्हीं भी दो कंपोनेंट में सकते हो, लेकिन जो आपके सिलेबस में और जिससे आपका नीट आईआईटी के क्वेश्चन लगेंगे, कंप्लीट फिजिक्स का काम आपका हो जाएगा,
वो आपका है कि जो दोनों कंपोनेंट होना चाहिए वो दरअसल ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। जैसे मेरी बात समझो, यह ax हो गया, ये तुम्हारा जो कंपोनेंट हो गया है क्या हो गया, ay मान लो। मैं आपको बता रहा हूं इसका क्यों मैं कर रहा हूं, इसको थोड़ा डायग्राम और अच्छा बना लेते हैं जी। ठीक है, अब देखो एक काम करो, तो अगर तुम इसको अगर इधर बढ़ाओगे तो क्या करोगे, ए वाई हो गया, इस ए वाई को क्या करो तुम इधर बना लो, तो ये दोनों इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो भी ए वाई हो गया। अब जरा एक बात बताओ, यहां से अगर नोट करोगे तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला ना ए, मतलब ए मीन्स क्या, मॉड ऑफ है ना, मैं मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जो ए वाई आया वो तुम्हारे पास कितना आया, ए साइन थीटा आ गया। ठीक है, और आप अगर ऐसे ही अगर आगे बढ़ोगे तो कास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है एक्स, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्स है अपॉन ए, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए कॉस थीटा हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से जो वेक्टर ए है हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और हमने तोड़ा, दोनों ऑर्थोगोनल दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों देखो ना, ये दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर ही तो है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो वेक्टर था ना वो दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया बस। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखो अभी तो शायद समझाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे से आप चलोगे देखोगे यार, जैसे तुम अभी लाजा मोशन पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, तो आगे देखोगे यार ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, इसलिए ऐसा करते और करना ही था ऐसा। ठीक है, तो जरा समझो आगे, मान लो क्या करोगे, इसको अगर कायदे समझना हो तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ना है तो ध्यान से समझना, जो थीटा के बगल वाला कंपोनेंट आएगा, समझ में आया, कौन सा कंपोनेंट, वह कंपोनेंट जो थीटा के बगल में आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जो सटा हुआ कंपोनेंट होगा, इससे एक कास होता है, तो ये क्या हो गया, एक कास थीटा, और जो दूसरा है वो तुम समझ रहे हो कितना होता है, ये साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर है आप उसका जो है एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आप इसको क्या करोगे, दो कंपोनेंट में आप इसको तोड़ने का जो नियम है ये है कि पहले दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लीजिए, जो कंपोनेंट थीटा के बगल वाला है ये होगा ए कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट थीटा से दूर होगा वो कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस ध्यान रखना, थीटा के बगल वाला कास और दूसरा वाला साइन, मैं कई बार बता चुका हूं बस। अभी अब देखो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने से क्या होगा, ये वेक्टर ना अस्तित्व विहीन हो गया, अब इसका मतलब नहीं है अभी है ही नहीं, दरअसल उस वेक्टर अब है ही नहीं, अब ये नहीं है, बस अब ये दोनों हो गए। अब समझ गए इस बात को, इस चीज को कायदे से ध्यान रखना। आगे समझते हैं, बस इतना ही था इसमें कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं समझना है। अब जरा अगर आगे समझने की कोशिश करो, देखो क्या मिलेगा। देखो हम लोग को आगे क्या समझना, जरा समझो। अभी हमें ये समझना है, देखो जो एक एडिशन का एक टॉपिक और है उसको जरा सा समझ लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग चलेंगे। जो नेक्स्ट है वो पढ़ना आपको, आपको निकालना है रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो आप उनका रिजल्टेंट किस प्रकार निकालेंगे, एक्चुअली आपको यही चीज क्या करना है, डिस्कस करना है। देखो दो वेक्टर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से उन्होंने ड्राइव किया था फॉर्मूला, रिजल्टेंट आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, मेरी बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं, यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो दोनों दो से ज्यादा वेक्टर हो गए तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे।
देखो एक तरीका है, पहले दो दो को निकालो, पहले फर्स्ट सेकंड का निकालो, जो आए उसमें थर्ड ऐड करो, फिर जो निकालो, फिर तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस पड़ेगा कि दो दो को ऐड करते हुए जाओ। ठीक है, मेरी बात समझ में जो कह रहा हूं? तो आपको डायरेक्ट उस बात को समझो जो तुम्हें समझना है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर ए है और ये कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लो इन्होंने अल्फा बना रखा है। ठीक है, कोई वेक्टर बी है और इन्होंने हॉरिजॉन्टल से एंगल समथिंग बीटा बना रखा है। ठीक है, कोई वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, जरा ध्यान से समझना। आपके पास कोई वेक्टर सी है और इन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रखा है, गामा बना रखा है। ठीक है, एक और ले लो, चलो कोई वेक्टर डी है और इन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रखा है, डेल्टा बना रखा है। तो अगर आपको इन सारे वेक्टर को ऐड करना है, देखो तरीका क्या होगा। सबसे इजी मेथड यहां पर ये होता है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात होती है, तो अगर मान लो इसे सॉल्व करना, मैं तुमको एक कॉमन चीज बता रहा हूं। पहले जितने वेक्टर है ना, सबके क्या करो तुम, सबका एक्स और वाई अलग अलग कंपोनेंट ले लो। क्या करो, सबके एक्स कंपोनेंट अलग ले लो, वाई कंपोनेंट अलग ले लो। जैसे देखो, अगर मान लो ये तुम्हारे पास वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए cos अल्फा, इधर हो जाएगा ए साइन अल्फा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, बी साइन बीटा। इसका देखो इधर कंपोनेंट क्या हो गया, सी कॉस गामा, और इधर कंपोनेंट क्या हो गया, सी साइन गामा। इस डी का देखो इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा, डी कॉस डेल्टा, और इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा, डी साइन डेल्टा। अब आप एक कॉमन चीज समझो, जितने वेक्टर हैं सबके एक्स कंपोनेंट को पहले तुम एक साथ कर लो। एक्स कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है बताओ, 1 2 3 4। तो सबके हॉरिजॉन्टल को जब एक साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा प्लस सी कॉस गामा प्लस डी कॉस डेल्टा। अब चूंकि सेम डायरेक्शन तो ऐड कर लिया, अपोजिट होता तो घटा लेते। अब मेरी बात समझो, तो क्या करेंगे, मोर देन 2 वेक्टर में पहले सारे वेक्टर का एक्स और वाई क्या करो, कंपोनेंट ले लो। ठीक है, सबका हॉरिजॉन्टल एक साथ कर लो। अब वर्टिकल सबका एक साथ कर लो। कैसे, वर्टिकल में ये दोनों क्या है, क्या हो जाएगा बताओ, ए साइन अल्फा बी साइन बीटा। ठीक है, अब दोनों नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस सी साइन गामा माइनस डी साइन डेल्टा। तो जितने भी वेक्टर हैं सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपने एक साथ ले लिया, वर्टिकल कंपोनेंट को आपने क्या किया, एक साथ ले लिया। कैसे लिया जरा समझो, दिस प्लस दिस, ये दोनों अपोजिट थे तो क्या किया, माइनस कर दिया। अगर मान लो कि इन दोनों को ऐड करने में मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो इसमें से ऊपर वाला घटा लेते, मतलब समझे। तो अब क्या हुआ, सबका एक्स निकल गया और वाई निकल गया। अब देखो ये जो कंप्लीट सिस्टम क्या बना कि आपके पास 2 वेक्टर है, एक एक्स इधर है और वाई इधर है। यही तो हुआ भाई, अगर नीचे ज्यादा होता तो नीचे हो जाता, उसके लिए चिंता ना करो, वाई फिर नीचे कर देते हैं हम, समझ रहे हो। तो कंडीशन ये बना कि एक एक्स है और एक वाई है, जो रिजल्टेंट होगा आर बीच से जाएगा। तो इनका जो भी आपका रिजल्टेंट आर होगा ये अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, यह एक्स और वाई, ये जो दोनों वेक्टर हैं, यह इन दोनों वेक्टर का क्या आ गया, आपके पास रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। किसका, एक्स और वाई जो दोनों वेक्टर है, दोनों आए, इनका रिजल्टेंट, मतलब ये सॉरी ये जो रिजल्टेंट है ए बी सी और डी, इन सब का रिजल्टेंट आ गया। अब सवाल, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मान लो ये थीटा है तो टेन थीटा इज क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो आराम से ये तुम्हें रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकल गया।
समझ गए? मैं फिर बोल रहा हूं क्या करना है, मोर देन 2 वेक्टर में सारे वेक्टर का पहले कंपोनेंट ले लो, x अलग ले लो, हॉरिजॉन्टल अलग ले लो, y मींस वर्टिकल अलग ले लो, फिर जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, √x² + y² हो गया, ठीक है। और फिर जो tan थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा y/x, तो वहां से थीटा निकाल लो। तो आशा करते हैं इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो अब जरा एक बात समझो, मान लो मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन फॉलोइंग कंडीशन। अब जरा एक बात समझो क्या होगा, मान लीजिए ये हो गया, इस पे मान लो ये कोई 10 न्यूटन का फोर्स है, एंगल कितना है 37 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहां पर मान लो कोई फोर्स है, मान लीजिए आपका फोर्स हो जाएगा यहां से तुम्हारा 20 न्यूटन का, एंगल कितना है 53 डिग्री है। ये तुम्हारे पास एक वर्टिकल ले लो 5 न्यूटन है, और हॉरिजॉन्टल मान लो 6 न्यूटन हो गया। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं। अब देखो चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो इधर क्या हुआ, तो इसको सबसे पहले देखो 2 से ज्यादा वेक्टर है, 4 वेक्टर दिख रहे हैं आपको। आप एक काम करो, इसका कंपोनेंट ले लो सबसे पहले, ठीक है। क्या करोगे, 8 10 है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 37, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा 10 sin 37। अब देखो हम तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहे हैं, याद रखना, जो cos 37 होता है इसकी वैल्यू होती है आप बताएं, इसकी वैल्यू होती है 4/5। याद रखिएगा cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। तो इस तरह से अब देखो 37, जैसे तुम लोग देखो एक चीज समझ लो, जैसे 0 30 45 60 90 याद रखते हो ना, 37 भी याद रख लो, ठीक है। इससे तुम्हें पता बहुत सारा न्यूमेरिकल में होता है कि हो सकता हो मेंस दे रहे हो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो हो सकता हो कि 37 की वैल्यू मे भी ना दिया हो, ठीक है। तो sin 37 कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे देखते हैं, अगर मान लो cos 53 ये sin 37 की इक्वल हो जाएगा 3/5, और जो sin 53 होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। चलो तो अगर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आप डायरेक्ट बताओ ना, cos 37 कितना होता 4/5, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 6, हुआ नहीं हुआ, कंपोनेंट तोड़ा तो 10 cos 37 4/5 तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 6। ऐसे ही देखो इधर, अगर इधर जाओगे तो कितना मिलेगा 20 cos 53, ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा cos 53, तो कितना लिखोगे बताओ 12 हो जाएगा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 20 sin 53, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, जरा समझो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin 53 4/5, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 16, ठीक है। आगे देखो, तो अगर इन सारे कंडीशन को ध्यान से देखो तो यहां से अगर हम x कंपोनेंट निकालें, सबका x एक साथ ऐड कर लो, 8 हो गया, ये हो गया। अच्छा इसका कंप्लीट वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल में तो कुछ बचा नहीं, मेरी बात समझ रहे हो मैं कह रहा हूं, देखो कंप्लीट वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट क्या होगा 0 हो गया। अगर तुम ऐसे समझो, अगर मान लो कंपोनेंट भी लेते तो इसको क्या लिखते 5 cos 90 तो 0 ही होता ना, ठीक है। चलो तो इसका हॉरिजॉन्टल में क्या आ गया 0 आ गया, तो x कंपोनेंट टोटल कितना आया बताओ, यहां से एक 6, हाँ ये 6 कंसीडर हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो पूरा कितना हो जाएगा 8 + 12 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 26 न्यूटन। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 26 न्यूटन हो गई। आई बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही बात समझ में। चलो ऐसे ही अगर y कंपोनेंट निकाला जाए, y में देखो इसका ये 6 है, ये 16 नीचे 5 ऊपर, यहां पर तो वर्टिकल में क्या होगा 0 हो गया।
तो आप बताओ ना, वर्टिकल में इन दोनों को मिला के कुल कितना हो गया, ऊपर की ओर 11 और नीचे कितना है 16। देखो अपवर्ड 6 और 5 11 हो गए और डाउनवर्ड 16, तो ओवरऑल क्या होगा, नीचे ही होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 16 में से 11 घटा दो, कितना हो जाएगा, ये बचेगा तुम्हारे पास 5 न्यूटन। तो देखो तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, एक आपके पास एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 26 न्यूटन का हो गया, और वाई कंपोनेंट तुम्हारे पास कितने का आ गया, ये आपके पास आ गया है। ध्यान से समझो तो ठीक तो है, सही है। एक बार फिर मैं कैलकुलेशन देख ले रहा हूँ, ठीक है, ओके चलो डन। तो यहां से हो गया वाई कंपोनेंट आ गया। अब जरा सोचो, इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो क्या मैंने बताया था, मैंने कहा कि देखो सब, अब जितने भी वेक्टर थे सब एक्स और वाई में टूट गए। तो एक्स की तरफ तुम्हारा नेट कंपोनेंट कितना आ रहा है, 26 का आ रहा है, यही आ रहा है ना। देखो एक्स की तरफ कितना जा रहा है, 26 न्यूटन का आ रहा है। वाई किधर है, डाउनवर्ड्स, कितना आ रहा है वाई की तरफ, 5 न्यूटन का है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट 26 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। यहां से देखोगे तो जो tan थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 5/26। तो यहां से तुम tan थीटा करके थीटा निकाल लोगे और यहां से तुम्हारा क्या निकल गया, r निकल गया, जो टोटल रिजल्टेंट होगा इस कंडीशन में। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, देखो तो मोर देन 2 वेक्टर में क्या करते हैं, सबको एक्स वाई में को तोड़ लो, पहले कंपोनेंट लेकर के, फिर एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ, और फिर वहां पे क्या करना होगा आपको, आराम से रिजल्टेंट निकाल लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, अब यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाया यहाँ पे इस चीज को आप लोग अच्छे से तैयार रखो, ठीक है। और देखो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने कंपोनेंट लेना पढ़ाया, 2 वेक्टर के बीच के एंगल पढ़ाया है मैंने कैसे होता है, और कोई न्यूमेरिकल्स दिया होता है जिसमें 2 से ज्यादा वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अच्छे से इतना तैयार करो, खूब मन से पढ़ो, समझ रहे हो, और जितना सॉल्व करो बस इसी को एज इट इज पढ़ते जाओ, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वेक्टर जैसा ये एक ऐसा टॉपिक नहीं कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में, चाहे मेंस हो चाहे नीट हो चाहे एडवांस, तो खैर छोड़ ही दो, मतलब इन एग्जामों में भी डायरेक्ट पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, और जो आता है ना वो ऑटोमेटिक कर लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तो। बट वेक्टर को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप मोशन लाजा मोशन भी नहीं, फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करो जितना बता रहा हूं, और इसको खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स के थ्रू करो या जैसे भी कांटेक्ट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।